दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम योजना एवं विकास जिसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाओं और नीति आयोग के संबंध में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत में नियोजन। आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत पूर्व सोवियत संघ के नियोजन पद्धति से प्रेरित है। भारत वर्ष 1951 से वर्ष 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं एवं 6 वार्षिक योजनाओं की विकास यात्रा तय कर चुका है। भारत में नियोजन के लक्ष्य तथा सामाजिक उद्देश्यों के स्रोत संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा निर्धारित होते हैं। नियोजन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में भी उद्धृत है। भारत में आर्थिक नियोजन पर सर्वप्रथम चर्चा वर्ष 1934 से प्रारंभ हुई, जब एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इसीलिए विश्वेश्वरैया को भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता भी कहा जाता है। इसके पश्चात वर्ष 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की। वर्ष 1944 में श्रीमान नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित गांधीवादी योजना द गांधीयन प्लान तैयार किया। वर्ष 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों जे.आर.डी. टाटा, घनश्याम दास बिरला, आर्देशीर दलाल, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, डॉक्टर जान मथाई, लाला श्रीराम, कस्तूरभाई लालभाई तथा एडी श्रॉफ शामिल थे, ने भारत के आर्थिक विकास हेतु एक 15 वर्षीय योजना प्रस्तुत की, जिसे बॉम्बे प्लान या टाटा बिरला योजना के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने भी वर्ष 1944 में नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष सर आर्देशीर दलाल थे। एम.एन. राय तथा भारतीय श्रमिक संघ की ओर से रूसी योजनाओं से प्रेरित जन योजना द पीपल प्लान नामक योजना प्रस्तुत की गई। वर्ष 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा शोषण विहीन समाज की स्थापना हेतु सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्त के उपरांत अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति ने वर्ष 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक कार्यक्रम समिति का गठन किया। इस समिति ने 25 जनवरी 1948 को अपने एक प्रस्ताव में यह सिफारिश की कि देश में एक अस्थायी योजना आयोग की स्थापना होनी चाहिए। इसकी सिफारिश के फलस्वरूप 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग प्लानिंग कमीशंस का गठन किया गया, जिसकी अनुशंसा पर प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। आइए सभी भारत की 12 पंचवर्षीय योजनाओं की विकास यात्रा, उनकी विशेषताओं को संक्षेप में समझ लेते हैं। योजना, उनके उद्देश्य क्या थे और वृद्धि दर क्या थी, लक्ष्य क्या रखा गया था, वृद्धि दर कितनी प्राप्त हुई और अन्य क्या प्रमुख विशेषताएं थी, देखते हैं। सबसे पहले हम प्रथम पंचवर्षीय योजना के विषय में अध्ययन करते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से प्रारंभ होती है और 1956 तक चलती है, समाप्त होती है 1956 में। पंचवर्षीय योजना, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, 5 वर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में बनाई गई और 1956 में समाप्त हुई। इसका उद्देश्य था शरणार्थियों का पुनर्वास करना, क्योंकि जो है वही देश की आज़ादी तुरंत मिली हुई थी, तो शरणार्थियों की समस्याएं जो थी उनको बसाने की प्रमुख समस्या थी, तो उसके विकास पर ध्यान दिया गया। कृषि क्षेत्र के विकास तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा का प्रारंभ और संतुलित विकास नीति,
इसके प्रमुख उद्देश्य थे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो वृद्धि दर था उसका लक्ष्य 2.1% रखा गया था और 3.6% प्राप्त हुई, यानी निर्धारित लक्ष्य से अधिक जो है विकास दर प्राप्त हुआ। और अन्य विशेषताएं देखा जाए तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हैरोल्ड डॉमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। सामुदायिक विकास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही न्यूनतम समय में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार आदि इसके प्रमुख विशेषताएं थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चलती है। इसका उद्देश्य था कि आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास के साथ तीव्र औद्योगिकीकरण पर बल, राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन आदि रखे गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास दर 4.5% करने का था और जिसमें 4.3% विकास दर प्राप्त हो सका। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस की 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ तथा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्रों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चलती है। इसका उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्त बनाने पर बल, कृषि पर पुनः सर्वाधिक बल दिया गया और राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया और 5.6% वृद्धि दर रखा गया था, जिसने 2.8% की प्राप्त हुई। और महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल जे सैंडी के डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल तथा सुखमय चक्रवर्ती के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। आत्मनिर्भरता हासिल करना खाद्यान्नों के क्षेत्र में, और इसकी विफलता के कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा 1965-66 का सूखा भी था। नोट वर्ष 1966 से 69 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। इस अवधि को योजना अवकाश भी कहा गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। 1969 से प्रारंभ हुई, 1974 तक चली और इसका उद्देश्य था कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आय एवं संपत्ति का समान वितरण करना, क्षेत्रीय असमानताओं में कमी लाना, संतुलित विकास पर जोर, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा तथा आधारभूत एवं भारी उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। और चौथी पंचवर्षीय योजना में 5.7% वृद्धि विकास दर रखा गया था और 3.3% की प्राप्ति हुई। इसमें गॉडगिल योजना तथा लियोनतीफ के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, MRTP अधिनियम 1969 प्रभावी हुआ तथा बफर स्टॉक की धारणा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लागू की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। उद्देश्य इसका था कि निर्धनता उन्मूलन व आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। लक्ष्य रखा गया था 4.4% और प्राप्त हुआ 4.8% की, यानी सफल योजना रही। और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से प्रारंभ किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले अर्थात 1978 में ही समाप्त कर दिया गया। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली। इसका उद्देश्य था आधुनिकीकरण करना तथा अर्थव्यवस्था के विस्तार द्वारा गरीबी निवारण पर प्रत्यक्ष आक्रमण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय आदि थे। और विकास दर का लक्ष्य 5.2% रखा गया था और प्राप्त हुई 5.7%, यानी सफल योजना रही। छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया और ग्रामीण
बेरोजगारी के उन्मूलन से संबंधित अनेक योजनाएं कार्यक्रम लागू किए गए, जैसे कि IRDP, NREP, ट्राइसेम, ड्वाक्रा, RLEGP आदि लागू हुए। छठी योजना को 15 वर्षों की दीर्घावधि को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इस कारण इसे पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि पर्सपेक्टिव प्लानिंग किसे कहा जाता है, तो छठी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। इस योजना में पहली बार अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लक्ष्य को शामिल किया गया था। नोट, छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार लागू की गई। पहली बार जनता पार्टी सरकार द्वारा 1978 से 83 के लिए, जबकि दूसरी बार कांग्रेस से सरकार द्वारा 1980 से 85 के लिए। वर्ष 1978 से 83 की योजना को अनवरत योजना का नाम दिया गया था। अनवरत योजना का श्रेय गुन्नार मेडल को जाता है, अर्थशास्त्री। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चलती है। आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय इसका जो लक्ष्य था। 5% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। 6% के विकास दर की प्राप्त हुई। दीर्घकालीन विकास विधि एवं उदारीकरण मॉडल, इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना तथा नेहरू रोजगार योजना का प्रारंभ 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया। ऊर्जा संरक्षण एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास पर बल दिया गया। नोट, 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चली। मानव संसाधन विकास, शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार सृजित करना, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, पेयजल तथा स्वास्थ्य का सार्वभौमिकरण इसका लक्ष्य रखा गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना में 5.6% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था और प्राप्त हुई 6.8% की। जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी यह योजना और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, 15 से 35 आयु समूह में निरक्षरता उन्मूलन इसका मुख्य बिंदु था। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली। सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास इसका लक्ष्य रखा गया। 6.5% विकास दर का लक्ष्य था, 5.4% की प्राप्त हुई। नवीं पंचवर्षीय योजना में 7 बुनियादी न्यूनतम सेवाओं, जिनमें सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, बेघरों के लिए घर, बच्चों के लिए पोषक आहार, सभी गांव तथा बस्तियों के लिए सड़क, गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाना आदि पर बल दिया गया। राजकोषीय समेकन की नीति लागू की गई। नवी योजना में से सार्वजनिक क्षेत्र पर बल देने की प्रवृत्ति में कमी आई तथा निर्देशात्मक योजना इंडिकेटिंग प्लानिंग की शुरुआत हुई। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चलती है और 8% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, 7.6% की प्राप्त हुई। यह योजना अधिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। वर्ष 2007 तक लागू सभी योजनाओं में से यह सर्वाधिक वृद्धि दर वाली योजना थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली। 9% विकास दर का लक्ष्य था, 8% की प्राप्त हुई। तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति, जिससे कि विकास की मुख्य धारा के साथ सबको जोड़ा जा सके तथा आर्थिक विकास से सभी लाभान्वित हो सकें। इस योजना में गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं और बच्चों के विकास तथा अधोसंरचना और पर्यावरण से संबंधित कार्य संपादन के प्रदर्शन का आकलन करने वाले 26 सूचक बनाए गए थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली और तीव्र आर्थिक समावेशी धारणीय विकास, गरीबी और रोजगार इसका लक्ष्य था। पहला, सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वास्तविक दर से समृद्धि, 4% की दर से कृषि समृद्धि हुई, 10% की दर से विनिर्माण समृद्धि। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूर्ववर्ती आकलनों की तुलना में गरीबी में 10% अंकों की कमी आई। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक स्कूल शिक्षा के औसत वर्षों की संख्या को बढ़ाकर 7 वर्ष करना। योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 के स्तर पर लाना था इसका उद्देश्य। योजना आयोग समझते हैं क्या होता है। 15 मार्च 1950 को सरकार ने नियोगी समिति की सिफारिश पर
योजना आयोग का गठन किया, जिसके प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष यानी प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। इस आयोग का उद्देश्य साधनों के कुशलतम प्रयोग द्वारा उत्पादन बढ़ाकर तथा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर उनके जीवन स्तर में तीव्र सुधार करना था। योजना आयोग को भारतीय नियोजन तंत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इसका कार्य योजना का निर्माण तथा उसकी प्रगति का मूल्यांकन करना था। योजना आयोग का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था और इसका एक उपाध्यक्ष होता था। आयोग के उपाध्यक्ष का स्तर कैबिनेट स्तर के मंत्री का होता था, जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता था। उपाध्यक्ष अपने कार्य के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल और संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। योजना आयोग का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, फलतः यह गैर संवैधानिक एवं सलाहकारी संस्था थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित था। वर्तमान में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी नियोगी समिति की संस्तुति पर 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक नियोजन हेतु राज्य एवं योजना आयोग के मध्य सहयोग का वातावरण तैयार करना था। यह देश के नियोजन से संबंधित नीति निर्धारण करने वाली एक उच्च स्तरीय संस्था थी, जिसका कार्य योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना का अध्ययन करना तथा विचार विमर्श के बाद अंतिम स्वीकृति देना होता था। यानी योजना आयोग की अंतिम स्वीकृति कौन देता था? राष्ट्रीय विकास परिषद देता था। देश का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष, योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता था। सभी केंद्रीय मंत्री सभी प्रदेशों व केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री या प्रशासक तथा योजना आयोग के सभी सदस्य इस परिषद के पदेन सदस्य होते थे। योजना आयोग की भांति एनडीसी भी एक गैर संवैधानिक संस्था थी, अर्थात परामर्शदात्री निकाय थी। इसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा से विभूषित किया जाता था, क्योंकि इसकी यानी एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद की सदस्यता व्यापक थी। इसके विचारों को योजना आयोग तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा सकता था। नीति आयोग, अब देखते हैं नीति आयोग क्या होता है। नीति आयोग नीति कमीशन इंग्लिश में कहते हैं, NITI, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कमीशन। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कमीशन, राष्ट्रीय भारत रूपांतरण संस्थान हिंदी में इसका नाम है। नीति आयोग की स्थापना एक सरकारी संकल्प द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई। कब की गई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग ने 15 मार्च 1950 को एक संकल्प द्वारा स्थापित योजना आयोग का स्थान ले लिया। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत का परिपालन करते हुए भारत सरकार को नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने हेतु एक थिंक टैंक की भांति कार्य कर रहा है। नीति आयोग अपनी पूर्ववर्ती योजना आयोग की तुलना में अधिक समावेशी संस्था है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 के संकल्प तथा इसके बाद 16 फरवरी 2015 के संशोधन द्वारा निम्नलिखित रूप में नीति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग का शासी परिषद सभी राज्यों एवं विधानमंडलों से युक्त संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में संबंधित क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले दक्ष विशेषज्ञ और कार्यरत व्यक्ति होते हैं। पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अलावा निम्नलिखित होंगे। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होगा और सदस्य पूर्णकालिक होंगे। अंशकालिक सदस्य होंगे, पदेन सदस्य होंगे। एक से अधिक राज्य क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाले विशेष मुद्दों और आकस्मिकताओं की स्थिति में क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाएगा। ये एक निर्धारित अवधि के लिए गठित होंगे। प्रधानमंत्री क्षेत्रीय परिषदों के संयोजक होंगे और उस क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके सदस्य होंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष तथा उनके नामित प्रतिनिधि इसके अध्यक्ष होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति होगी। वर्तमान नीति आयोग की
संरचना की स्थिति देख लेते हैं तो ये अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम है और पूर्वकालिक सदस्यों में प्रोफेसर रमेश चंद्र, VK सारस्वत, डॉक्टर VK पॉल और डॉक्टर अरविंद विरमानी हैं। दोस्तों, ये करेंट का टॉपिक है तो परीक्षा में जाते हुए इसको जो एक बार अपडेट कर लीजिएगा। आयकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए आयकर और GST तथा वित्त आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बिंदुओं को हम अगले आने वाले वीडियो में लेकर के आएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ होगा तो हम और काफ़ी मदद मिलेगी इस वीडियो से। दोस्तों, अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो हमारे चैनल इजी वे लर्निंग को अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।